जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जीएस रजत सर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। एकदम सफलता की ओर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, प्रॉपर आपकी तैयारी चल रही होगी और अंतिम अवस्था में जो आपकी तैयारी होगी लगभग सभी सब्जेक्ट का आप रिवीजन जो है स्टार्ट कर चुके होंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 की बात करिए तो यहाँ पे आपको दिया गया कि नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को पेश किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। भारतीय संविधान का क्वेश्चन है और एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी आप लोग आसानी से दे पाएंगे। नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को पेश किया गया था। ऑप्शन आपका दिया गया है 9 दिसंबर सन 1946, 11 दिसंबर 1946, 22 जनवरी सन 1947 और 13 दिसंबर सन 1946, है ना। पहले प्रश्न का उत्तर और इसके बाद इस प्रश्न की व्याख्या, क्योंकि ऑप्शन से भी आपके प्रश्न बनने वाले हैं। ये मैंने जानबूझ के ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए ही हैं कि हर ऑप्शन से आपका प्रश्न बने। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, पूछा गया है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, पंडित नेहरू जी के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है 13 दिसंबर सन 1946 को। और यह उद्देश्य प्रस्ताव आपसे पूछा जाता है कि कब एक्सेप्ट किया गया है एज ए प्रस्तावना के रूप में, है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और 22 जनवरी सन 1947 को जो है प्रस्तावना के रूप में या भारतीय संविधान के उद्देश्य के रूप में इसको स्वीकार कर लिया जाता है। यह दोनों ही तिथियां आपकी महत्वपूर्ण होती है, दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। 9 दिसंबर सन 1946 की बात कर लीजिए तो इस तिथि को जो है संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है ना। 11 दिसंबर 1946 यह दिन भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसी में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो यह चारों ही तिथियां आपकी इंपॉर्टेंट हैं, चारों ही आपसे पूछी जाती हैं। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर 46 को दूसरी बैठक, 13 दिसंबर तीसरी बैठक जिसमें कि उद्देश्य प्रस्ताव आपका पेश किया जाता है नेहरू जी के द्वारा, और 22 जनवरी सन 1947 जबकि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है ना। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए, देखिए, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन संदर्भित करता है। पूछा गया है कि 91वां संशोधन किससे संबंधित है। मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष का किया जाना, शिक्षा को समवर्ती सूची में ले आना, मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। देखिए, प्रश्न का तो उत्तर महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं यह संशोधन भी आपके महत्वपूर्ण होते हैं और इस प्रश्न की झन्नाटेदार व्याख्या होगी। निश्चित रूप से जो है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाला है आपके एग्जाम में। पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ, 91वां संशोधन किससे रिलेटेड है, तो आपका उत्तर होगा, इस संशोधन के माध्यम से मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या को क्या किया गया था, सीमित किया गया था। ये आपको ध्यान देना होगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए जो अन्य ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, यह याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन है, यह आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संशोधन के तहत रखा गया है, तो ये आपका 42वां अमेंडमेंट होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें जितने भी परिवर्तन आपके होते हैं वह जो है सरदार षोडश समिति के प्रस्ताव पर होते हैं, है ना। तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान भी कहा जाता है। और इसके तहत सबसे पहली चीज़ क्या होता है, इसके तहत जो है संविधान की जो उद्देशिका है उसमें परिवर्तन किया जाता है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। भाग 4 को जोड़ा गया था और मूल कर्तव्य इसमें शामिल किए जाते हैं। शिक्षा को उठाकर, जो पहले राज्य सूची की विषय थी, शिक्षा को उठाकर समवर्ती सूची में ले जाया गया था। और जो आपका लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़ाकर आपका 6 वर्ष कर दिया जाता है। तो सबसे अधिक संशोधन आपके इसी अमेंडमेंट में होते हैं और यही कारण है कि 42वें संविधान संशोधन को आप क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी
लघु संविधान कहा जाता है। मंत्रिपरिषद सदस्य की संख्या 91 संशोधन मैंने आपको बता ही दिया है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिलता है, तो याद रखिएगा 36वां संविधान संशोधन में आपका ये काम होता है। 35वां भी याद रखिएगा, 36वां भी याद रखिएगा, दोनों ही संशोधन आपसे पूछे जाते हैं। 35वां संशोधन के तहत सिक्किम को जो है सह राज्य का दर्जा दिया जाता है और 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो प्रश्न एक था और इस प्रश्न से आपके बन गए अच्छे खासे प्रश्न। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रश्न के उत्तर से ज़्यादा जो है आपको देना होगा ध्यान ऑप्शन की व्याख्या पे, क्योंकि ऑप्शन के मैंने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन रखे हैं जो कि प्रश्न में मतलब प्रश्न के रूप में आपको एग्जाम में मिलेंगे। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है, यहाँ पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से की जाती थी, ये आपसे पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से की जाती थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था दिया है, नीलकारी दिया है, धातु में झूम कृषि दिया है, तीन कठिया पद्धति दिया है। तो चंपारण सत्याग्रह ये प्रश्न आपका बनता है और ये जो है नील की खेती किस नाम से की जाती थी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है, तीन कठिया पद्धति, है ना। चंपारण सत्याग्रह वर्ष आपसे पूछा जाता है 1917 बताइएगा, महात्मा गांधी संबंधित है और यही नहीं महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन आपका यही चंपारण सत्याग्रह था, है ना। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन अगर देखा जाए, प्रार्थना समाज की स्थापना वो कहाँ पे होती है, यह आपसे पूछा गया है। बंगाल में, गुजरात में, बिहार में या फिर महाराष्ट्र में, है ना। प्रार्थना समाज संबंधित है बंगाल से, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है, इसको आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा और ये जो है मिलान करने वाला क्वेश्चन है, मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। एक तरफ कार्य दिया गया है और उस दूसरी तरफ जो है संबंधित वायसराय दिया गया है, यानी किस वायसराय के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है आपको मिलान करना है। निश्चित रूप से आप कर लेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है ना। देखिएगा सबसे पहले मिलान करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपका दिया है, विश्वविद्यालय अधिनियम दिया है, दिल्ली दरबार दिया है और जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया है ना। वायसराय की सूची कर्जन, डलहौजी, चेम्सफोर्ड और आपका हार्डिंग्स, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिएगा या राज्य अपहरण सिद्धांत कहिएगा या राज्य हड़प नीति कहिएगा, किससे रिलेटेड है, तो यह संबंधित है डलहौजी की। डलहौजी द्वारा इस नीति को आरंभ किया गया था, यानी इसका जो पहले का उत्तर तो आपका 2 हो जाएगा। विश्वविद्यालय अधिनियम आपका लॉर्ड कर्जन समय आया था और यह आपको संबंधित है किससे, कर्जन से, तो एक आपका हो जाएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911-12 में किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग्स के समय, है ना, तो 4 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है और ये आपका चेम्सफोर्ड से रिलेटेड है, 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो सही मैचिंग करने वाला सिस्टम क्या है, 2 1 4 3, यह सिनेरियो आपका निकल के आ रहा है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, विश्वविद्यालय अधिनियम आपका कर्जन, दिल्ली दरबार आपका लॉर्ड हार्डिंग्स और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका चेम्सफोर्ड, है ना। तो 2 1 4 3 जो आपको उत्तर आपको दिखाई दे यहाँ पे आप कर सकते हैं सही। ऑप्शन बी ही यहाँ पे आपको राइट दिखाई दे रहा है ना। ऑप्शन बी में आइएगा, ये आपका हो जाएगा 2 1 4 3 यहाँ पे राइट होने जा रहा है। चलिएगा आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा बुद्ध जी अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिए थे, किस शहर में दिए थे, यह सबसे पूछा गया है। सारनाथ में, वैशाली में, कौशाम्बी में या फिर श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिया था, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, देखिए सबसे अधिक उपदेश की जब बात आती है तो इन्होंने दिया था श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे कम महिला साक्षरता और सबसे कम पुरुष साक्षरता, है ना। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है और यही कारण है कि यहाँ पे उपदेश सबसे अधिक किसने दिए हैं, महात्मा बुद्ध जी ने यहाँ पे दिए हैं। पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसके अलावा सारनाथ की बात करिएगा तो सारनाथ आपका ऐसा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है और सबसे पहला जो उपदेश इन्होंने दिया था वो यहीं पे दिया था सारनाथ में। आपका उत्तर यहाँ पे से हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। वैशाली बिहार में पड़ता है और बिहार वैशाली में जो है किसका जन्म होता है, कुंडग्राम वैशाली में, तो महावीर स्वामी का जन्म होता है। जो आपका कौशाम्बी है, यहाँ पे कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, इलाहाबाद के समीप का क्षेत्र है और याद रखिएगा यह क्षेत्र
बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों की संयुक्त स्थली कह लीजिएगा। तो श्रावस्ती भी आपसे पूछा गया है, सारनाथ भी आपसे पूछा गया है, वैशाली भी आपसे पूछा गया है और कौशाम्बी भी आपसे पूछा गया है। आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी, है ना। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? बहलोल लोदी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी, है ना। 1503 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है आगरा शहर की, और किसने की थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की जाती है ना। आगरा शहर यमुना किनारे पे स्थित प्रेम का प्रतीक ताजमहल की नगरी है, और यही अकबर जो सिकंदर लोदी की अगर आप बात करिएगा तो सिकंदर लोदी वंश के अंतिम शासक संभवतः थे, और इन्होंने ही जो है एक गुलरुखी के उपनाम से, है ना, चूंकि कविता करने के बहुत शौकीन थे, है ना, कविता करते थे, गुलरुखी के उपनाम से जो है फारसी भाषा में कविताएं किया करते थे। गज सिकंदरी का पैमाना का इन्होंने ही स्टार्टिंग करवाई थी। फिरोज शाह तुगलक वंश के संस्थापक अपने बड़े भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना करवाते हैं। अकबर के बारे में आप सर्वपरिचित हैं। फिलहाल नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ऑयल रिफाइनरी एक तरफ दिया गया है, एक तरफ तेल शोधनशाला है, और एक तरफ जो है संबंधित राज्य है। पूछा गया है कौन सा गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है ना। कोयली ऑयल रिफाइनरी गुजरात में पड़ती है, बिल्कुल सुमेलित है। नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, नुमालीगढ़ असम में है, और बरौनी आपका झारखंड में है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। बरौनी ऑयल रिफाइनरी यहाँ झारखंड दिया गया है, यह झारखंड में नहीं पड़ती है, बल्कि ये कहाँ पड़ती है? तो बिहार में पड़ती है ना। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है ना। चारों ही आपके गुजरात में है, लेकिन बंदरगाह कौन नहीं है ये आपसे पूछा गया है। जामनगर बंदरगाह है, ओखा यह भी आपका बंदरगाह है, पोरबंदर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था ये भी आपका बंदरगाह नगर है। तब कौन बंदरगाह कस्बा नहीं है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिरावल गुजरात में है, और ये बंदरगाह नहीं है बल्कि एक नॉर्मल सा नगर होगा, है ना। 10वां क्वेश्चन, लगभग आज के सेशन का हम लोग आधा रास्ता तय कर चुके हैं। आप लोग का प्रेम है, स्नेह है, हम लोग लगे हुए हैं, एक एक करके जो है बढ़ते चल रहे हैं अपनी सफलता की ओर। यह सेशन आपका 30 दिनों का होगा। 7 जनवरी सन 2024 से यह आपका स्टार्ट हुआ था, और 7 फरवरी सन 2024 तक ये आपका कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और प्रॉपर जो है इसको वीडियो को आप देखिए, इनका नोट तैयार करिए, एक अच्छा खासा आपके पास नोट तैयार होगा। एक सेट में मैं भी आपको 20 क्वेश्चन देता हूँ, और अगर इसे देखा जाए तो 30 दिन अगर मैं लेकर चलता हूँ इस सेशन को, तो 3 दूना के 6, मतलब लगभग आपके पास 600 प्रश्नों का लिखित संग्रह होगा। 600 तो मान लीजिए कि आपको जो नंबरिंग के अनुसार हम बता रहे हैं, लेकिन अगर वीडियो आप देखते हैं तो लगभग मान के चलिएगा कि लगभग 1000 प्रश्नों का अद्भुत संग्रह आपके पास होगा। अच्छी तरह से इसका नोट तैयार करिएगा, रिवीजन करिएगा, निश्चित रूप से आपकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी होगी अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा, है ना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 की बात कर लीजिए। सन सिटी अवस्थित है, कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका दिया है, इटली दिया है, जापान दिया है, या फिर मैक्सिको दिया है ना। सन सिटी कहाँ पे है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका का एक देश, राजधानी इसकी प्रिटोरिया है, और यहीं पे यह जो देश है ना, वह सोना के उत्पादन के लिए जाना था, स्वर्ण उत्पादन के लिए। जोहान्सबर्ग एक क्षेत्र यहीं पड़ता है ना। जोहान्सबर्ग आपका पड़ता है, सोना उत्पादन के लिए फेमस है। और यहीं दक्षिण अफ्रीका में ही एक खान आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है, किम्बरले, है ना। किम्बरले की खान आपसे पूछी जाती है, किस लिए फेमस है? तो हीरा उत्पादन के लिए फेमस है। तो हीरा हो चाहे सोना हो, दोनों दृष्टि से आपका क्या है। चलिएगा, ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? साइंस से लिया गया क्वेश्चन। सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, एस चंद्रशेखर और एच खुराना, है ना। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यह आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, ब्लैक होल आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर, है ना। सीवी रमन ने क्या किया था? रमन इफेक्ट,
इन्होंने डिस्कवरी इन्होंने की थी, और 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में ये इनका जो दिवस मनाया जाता है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 की यहाँ पे बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जेम्स वाट दिया है वास्प इंजन, ग्राहम बेल टेलीफोन, जेलबियर टेलीविजन, ये पार्किंस आपका पेंसिलिन है ना। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, वास्प के इंजन का निर्माण तो आपके जेम्स वाट किए थे, कोई डाउट नहीं है। ग्राहम बेल टेलीफोन बनाए थे। जेल बेयर्ड भी आपका टेलीविजन। इसका जो सही उत्तर है कौन सुमेलित नहीं है? पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज जे पार्किंस दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि पेंसिलिन के आविष्कारक एडवर्ड जेनर संभवतः है। वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप कंफर्म करिएगा ना। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप कमेंट करेंगे ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शारीरिक प्रक्रम से थाम्बरिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से थाम्बरिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या फिर वृद्धि? देखिए, थाम्बरिन विटामिन के संबंधित है, और याद रखिएगा विटामिन के किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, रक्त जमाव से यह आपका जाना जाता है ना। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन है, पूछा गया है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली कीट को खाने वाली मछली कौन सी है ना। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली कीट को खाने वाली मछली कौन सी है, यह आपसे पूछा गया है। हिल्सा है, लीबिया है, गेम्बूसिया है या फिर मिस्टास है ना। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जिनका कोई और छोर होता नहीं है, वन लाइनर रूप में ही लिख लीजिएगा। ऑप्शन सी, मच्छरों को खाने वाली कौन सी मछली है? कीटनाशक गेम्बूसिया आपका नाम होगा, है ना। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन, विश्व कप 2023 में किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक छक्के लगाए थे, ये आपसे पूछा गया है। ग्लेन मैक्सवेल दिया है, क्विंटन डिकॉक दिया है, विराट कोहली दिया है और रोहित शर्मा है। देखिए, विश्व कप 2023 की प्रतिस्पर्धा है ना, इंपॉर्टेंट है, और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न आपको मिलना चाहिए किसी न किसी रूप में। तो विश्व कप की पूरी कवरेज तैयार रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, सर्वाधिक छक्के किसने लगाए थे? तो आपके कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा ये कार्य किया जाता है ना। चलिएगा, आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका दिया गया है, 16वां क्वेश्चन आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर देखने को मिलती है? 2011 में आपके यहाँ काउंटिंग हुई थी, किसमें वृद्धि नहीं हुई थी बल्कि कमी हुई थी? मिजोरम दिया है, हिमाचल दिया है, मणिपुर दिया है या फिर नागालैंड दिया है ना। 10 की वृद्धि की बात है, मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच में किस राज्य में सबसे कम आपकी वृद्धि हुई है, या कहिए नेगेटिव माइनस हुआ है, वृद्धि बढ़ी, मतलब वृद्धि नहीं है बल्कि क्या हुई, कमी हो गई है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। नागालैंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर जनसंख्या बढ़ी नहीं है 10 सालों में बल्कि कमी हो गई है, और रेशियो अगर पूछा जाए तो 0.46 है ना, -0.46% ये आपकी निगेटिविटी रही है। पूछ दे किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, आप मेघालय बताइएगा, और मेघालय में लगभग 27% के आसपास है ना। आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किस नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। म्यांमार की जीवन रेखा, छायो फ्रायो नदी, मिकांग नदी, इरावदी नदी और सिनानो नदी, है ना। 4 नदियाँ, चारों से प्रश्न आपके बनते हैं। फिलहाल पहले प्रश्न का उत्तर, फिर अन्य को देखते हैं ना। किस नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका है इरावदी। ऑप्शन सी आपका इरावदी है, और इसी नदी को जो है इसी नदी किनारे जो है म्यांमार की राजधानी, पूर्व राजधानी रंगून स्थित है ना। छायो फ्रायो की अगर बात करिएगा, बैंकॉक में प्रवाहित होती है। बैंकॉक की जो राजधानी है, क्या नाम है उसका, बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और बैंकॉक इसी नदी किनारे पे स्थित है। मिकांग नदी को दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा भी कहा जाता है, और जापान में प्रवाहित होती है आपकी सिनानो नदी, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, है ना। भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। चलिएगा, आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है ना। सुनहरे चावल में किस विटामिन की अधिकता होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत आप करेंगे नहीं।
विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए, है ना। गोल्डन डाइस किसकी अधिकता होती है? ऑप्शन डी बताइएगा, विटामिन ए, है ना। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है, विटामिन सी स्कर्वी रोग आपका होगा कमी से, विटामिन डी से रिकेट्स होता है और विटामिन ए से आपका रतौंधी होता है। चलिएगा, आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आनंद गुजरात दिया है, कन्नौज उत्तर प्रदेश दिया है, करनाल हरियाणा दिया है और मुंबई दिया है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा, करनाल हरियाणा में, है ना। अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, प्रैक्टिस सेट 14 एक कदम सफलता की ओर। मैंने आपको ये लाइन हर जगह लिखवाया है ताकि आपके अंदर जुनून बना रहे, क्योंकि देख रहा हूँ उधर भी जो है कुछ लोग प्रॉपर वीडियो को देखना बंद किए हैं, कम किए हैं। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, देखिए ये जो है अंतिम विजय है, अंतिम आपकी लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर आप विजय प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपका आने वाला भविष्य क्या हो जाएगा, वह सुधर जाएगा। अदरवाइज फिर एक बार फिर से नए सिरे से आपको तैयारी शुरू करनी होगी। 30 दिन की मेहनत है, छोटा सा नोट्स है, रिवीजन करना है, जीएस की समस्या आपकी हो जाएगी सॉल्व, है ना। पाखंड खंडनी पताका का संबंध किस समाज सुधारक से है आपसे पूछा गया है? ज्योतिबा फुले, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद तुलसी, है ना। देखिए प्रश्न का उत्तर मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर अन्य की चर्चा करता हूँ। पाखंड खंडनी पताका फहराई गई थी आगरा में और किसके द्वारा फहराई जाती है? ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक, इन्होंने जो है 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और साथ ही साथ इन्होंने ही जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। कई बार पूछा जाता है किस समाज सुधारक के द्वारा वेदों की ओर लौटो को नारा दिया गया है? तो दयानंद सरस्वती आप बताएंगे, है ना। बचपन का नाम इनका मूलशंकर था। राजा राम मोहन राय, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इन्हें जो है आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। और इन्होंने 1828 ईस्वी में क्या किया था? तो ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी कलकत्ता में, है ना। आत्माराम पांडुरंग 1838 में केशव चंद्र से मिलकर जो है इन्होंने क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले की अगर आप बात कर लेते हैं तो इन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। गुलामगिरी जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि एग्जाम में कभी कभार आपसे पूछ ली जाती है ना। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। अगले दिन पुनः जो है दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा।